नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रही है और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 सदस्यीय खंडपीठ जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे पूछा है कि आखिर ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में कैसे बन जा रही हैं जहां पे पुलिस सुरक्षा के बीच में कोई आता है और हत्या करके चला जाता है। पुलिस सुरक्षा के बीच में गोलियां दंदनाकर चलाकर हत्या कर दी जाती है। लॉ टुडे के अनुसार अतीक अशरफ मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कुछ 2-3 बिल्कुल मोटे मोटे सीधे सीधे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पे दागे हैं। सवाल नंबर 1, कम से कम 5-10 लोग अतीक अशरफ के सुरक्षा में लगे हुए थे। उन सुरक्षा कर्मियों के होने ना होने का मतलब क्या हुआ? उस सुरक्षा घेरे के बावजूद भी कोई कैसे वहां पे आ जाता है और गोली कैसे कोई मार सकता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट सच बता रही है कि जब तक पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति मिला हुआ नहीं होगा उन हत्यारों के साथ, तब तक यह कदापि संभव नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि दर्जनों मीडिया के कैमरे के सामने में, पुलिस के सामने में किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि वो खुलेआम आए और गोली चला दे? क्या यही रूल ऑफ लॉ है? किसकी मिली भगत है? ये कुछ बड़े ज्वलन सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के 2 जो नाबालिग बच्चे हैं उसको लेकर भी चिंता प्रकट की है। दोनों नाबालिगों को वो अब तक न्यायिक हिरासत में और चाइल्ड केयर होम में वो है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने में कोई मामला भी नहीं लगाया गया कि उन नाबालिगों के ऊपर क्या मामले चल रहे हैं, उनको बेवजह चाइल्ड केयर सेंटर में क्यों रखा गया है? उन्हें उनके रिश्तेदारों को क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर पूरे भावनाओं को समझे, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से यह कहने का प्रयास कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीक और अशरफ के मामले का अनावश्यक बोझ उनके नाबालिग बच्चों के ऊपर जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखना चाहिए जो पूरा घटनाक्रम है, 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के घेरे में अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है। उसी अतीक अशरफ हत्याकांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसमें 2 याचिकाकर्ता हैं। एक याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी हैं जो विकास दुबे हत्याकांड के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 183 इनकाउंटर हुए हैं। वो तमाम इनकाउंटर्स सवालों के घेरे में। तो एडवोकेट विशाल तिवारी उन सभी इनकाउंटर्स की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी याचिका अतीक और अशरफ की बहन की तरफ से दायर कराया गया है और उनका मांग है कि तो अतीक अशरफ हत्याकांड मामले के जांच होनी चाहिए और दूसरा एक घटनाक्रम जो कि 15 अप्रैल को तो अतीक अशरफ की हत्याकांड हुई थी और 13 अप्रैल को अतीक के बेटे अशद का पुलिस एनकाउंटर में जो है कि वो मारा गया था। तो आयशा नूरी जो अतीक की बहन है, उन्होंने मांग किया है कि आखिर अशद हत्याकांड के मामले में जांच जो चल रही है उसकी भी जांच क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। देखिए, 13 अप्रैल का जो घटनाक्रम था उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कहा था कि असद कहीं कहीं जो अतीक और का जो सुरक्षा घेरा है, उस सुरक्षा घेरा में पुलिस से छुड़ाने के लिए अपने पिता को वो हमला कर सकता है। कुछ पुलिस ने ये स्टोरी बताई थी उस पूरे मामले में और इस कारण से 13 अप्रैल को उनका एनकाउंटर वहां पे उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ था। लेकिन पुलिस जब सारा ध्यान अतीक के बेटे असद की तरफ बनाई हुई थी, तभी कोई दूसरा हत्यारा था जो कि लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का यही पूछना है कि आखिर उन्हें ये पता कैसे चला कि यहाँ पे वो आने वाला है। प्रयागराज में जिस हॉस्पिटल के सामने में वो गेट को रोक के मीडिया से बात किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पिछले सुनवाइयों में भी ये प्रश्न पूछा है कि आखिर वो गाड़ी सीधे सीधे अंदर तक क्यों नहीं आई। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल कि उसको उसमें मीडिया से बातचीत करने के लिए क्यों दिया गया।
और तीसरा कि आखिर वो व्यक्ति आया कहां से। ये सब तमाम सवाल अभी भी अनुत्तरित है। उत्तर प्रदेश की तरफ से इसकी कोई विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई कि संपूर्ण मामले पे, यानी कि अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार की जो रवैया है वो काफी ढीला ढाला रवैया है। वो जो हलफनामा ले रही है वो एक तरह से टालू वाला रवैया है। उस हलफनामे में विस्तृत जानकारी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगले 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा पेश कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े बेसिक मुद्दे उठाए इस प्रकरण में, क्योंकि जो एडवोकेट विशाल तिवारी है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही, पुलिस सुरक्षा के सामने में हत्या हो जाती है, या फिर पुलिस इनकाउंटर कर दे रही जो विवादों में रहता है, या फिर न्यायिक हिरासत के मामले में उत्तर प्रदेश काफी अव्वल होता चला जा रहा है, वैसे स्थिति में सवाल ये होता है कि आखिर उस पुलिस के ऊपर विश्वास कैसे किया जाए। और एडवोकेट विशाल तिवारी की बातों से सुप्रीम कोर्ट काफी सहमत नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो पूरी व्यवस्था बनी है, कभी जेल के भीतर से जो है कि अपराधी एक्टिव हो जाते हैं, वो किसी का मर्डर कर देते हैं, जेल के भीतर मर्डर की स्थितियां बन जाती हैं, न्यायिक हिरासत में हत्याएं हो जाती हैं। और यहाँ पे भी अगर अतीक अशरफ के केस को देखें तो यहाँ पे भी सीधे सीधे पुलिस सुरक्षा घेरे में हत्या हुई, खुलेआम सार्वजनिक स्थल पे हत्या हुई। ऐसे स्थिति में चूंकि पुलिस वही है, पुलिस को देख के जो सुरक्षा का भाव आना चाहिए, पुलिस को देख के लोगों का जो विश्वास का भावना आना चाहिए, इन सब प्रकरण से पुलिस के प्रति, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रति लोगों के विश्वास टूटे हैं। उस विश्वास की पुनर्बहाली कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा संजीदा थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले की सुनवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी नजर उत्तर प्रदेश के सभी 183 जो इनकाउंटर्स हैं उसके ऊपर है, जेलों में न्यायिक जो हिरासतों में जो हत्याएं हो रही है उसके ऊपर है। क्योंकि अतीक अशरफ हत्या तो एक वीआईपी मामला है, इसके ऊपर तो सबों का ध्यान है, लेकिन कई दूसरे ऐसे मामले हैं जहां पे न्यायिक हिरासत में हत्याएं हो जा रही हैं और उन हत्याओं के जो कारण है वो बहुत मजबूत नहीं है, बहुत ठोस कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा आपको 183 जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट हमें चाहिए, 4 सप्ताह के भीतर चाहिए। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष देश के काफी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी रख रहे थे और एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा, 2 लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे थे सरकार का। हालांकि मुकुल रोहतगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 183 एनकाउंटर्स में से 144 एनकाउंटर में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी कहा कि इतने संक्षिप्त जानकारी से काम नहीं चलेगा, एक एक एनकाउंटर का विस्तृत हलफनामा लीजिए। आपको यह बताना पड़ेगा कि उन एनकाउंटर्स में तमाम मामलों को ध्यान से देखा गया कि नहीं देखा गया, क्या उन एनकाउंटर्स में कोई मामला संदिग्ध भी दिखा, और अगर संदिग्ध दिखा तो वैसे में पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश इनकाउंटर्स का जो मामला है अगर उसको देखें, क्योंकि विकास दुबे हत्याकांड के बाद से एडवोकेट विशाल तिवारी, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि वो काफी एक्टिव है, और असद हत्याकांड में भी एक तरह से पुलिस इनकाउंटर की स्थिति बनी। इनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। उन दिशा निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि यहाँ पे उन दिशा निर्देशों का कितना पालन हुआ है। क्योंकि यह माना जाता है कि जब भी कोई एनकाउंटर हो, एनकाउंटर के पीछे एक मोटी थ्योरी ये होती है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सामने से उस अपराधी ने पुलिस के ऊपर बल प्रयोग कर दिया और पुलिस ने अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और उस व्यक्ति की हत्या हो गई। लेकिन ऐसे तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने दिशा निर्देश हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होगी, उस घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज, उस थाने में एफआईआर दर्ज होंगे। एफआईआर में यह मान के चला जाएगा कि पुलिस वाले जो है कि वो हत्या के आरोपी भी हो सकते हैं, इसलिए उसकी जांच पुलिस नहीं करेगी, बल्कि उसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी, उसकी सीआईडी जांच करेगी, कोई अन्य एजेंसी जांच करेगी। क्योंकि हम लोग सामान्य मामले में देखते हैं पुलिस खुद ही जांच करती है, लेकिन इनकाउंटर के केस में पुलिस के ऊपर चूंकि खुद आरोप होते हैं, इसलिए वो जांच पुलिस नहीं करती है, दूसरे किसी संस्था से कराई जाती है। क्योंकि
राज्य की एक जांच एजेंसी सीआईडी होती है, या फिर राज्य सरकार मजिस्ट्रेटियल जांच के द्वारा, मजिस्ट्रेट जांच के द्वारा चीजों को तथ्य निकालती है। और उसमें यह चीज कहा जाता है कि अगर कोई भी हल्का सा भी संदिग्ध हो तो उसे हत्यारा मानकर उसके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई की जाए। यानी भारत में जो इनकाउंटर्स को लेके जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं वो काफी सख्त दिशा निर्देश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जानकारी लेना चाह रहा था इस पूरे प्रकरण में, वो ये जानकारी लेना चाह रहा था कि क्या इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के एक एक दिशा निर्देश का पालन हुआ, इसलिए वो विस्तृत हलफनामा मांग रही है। एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एडवोकेट विशाल तिवारी के मामले के बाद से विकास दुबे हत्याकांड के बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एनकाउंटर के बाद एक कमेटी बनी थी, जस्टिस बी.एस. चौहान आयोग की सिफारिशें, कुछ उन्होंने सिफारिशें दी थी जस्टिस बी.एस. चौहान ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस बी.एस. चौहान की सिफारिशों को लागू किया है? इस मामले को लेकर जो याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी हैं, उन्होंने कहा, जो मेरी जानकारी है, अब तक जस्टिस बी.एस. चौहान के सिफारिशों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। मोटे तौर पे स्थिति यह थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही थी कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत जानकारी देने से बच रहा है। जो उनका रवैया है वो टालू किस्म का रवैया है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार उन्हें लगानी पड़ी। और बार बार उन्होंने कहा कि हमें अगले 4 सप्ताह के भीतर हमें विस्तृत जानकारी चाहिए। जो मामला उठ रहा है इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, या कोई भी सरकार हो, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि राज्य सरकार की जो प्राथमिक जिम्मेवारी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी होती है, और लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस की होती है। तो पुलिस के ऊपर ही अगर विश्वास बहाली ना हो तो वहां पे जनता कहाँ जाएगी अपनी सुरक्षा के लिए? ये कुछ बड़े मामले थे। हालांकि जो अतीक की जो बहन थी, उनके वकील जो सिद्धार्थ दवे थे, उनके दो बड़े क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से माना कि पूरे अतीक अशरफ के प्रकरण में 15 अप्रैल से लेके अब तक क्या चीजें हुई। हालांकि मुकुल रोहतगी ने बताया कि एसआईटी जांच कर रही है इसकी, और उसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो एसआईटी जांच के भी पूरे विस्तार से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि जो 2 जांच अलग अलग जांच कमेटियां बनी हैं, असद हत्याकांड के मामले की जो जांच रिपोर्ट बनी है, उसमें भी वकीलों का ये कहना था कि उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो जांच रिपोर्ट कहाँ पे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि हम लोग लगातार सुनवाई कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए जांच रिपोर्ट का विकास की क्या हुआ, असद हत्याकांड में अब तक जांच कमेटी कहाँ पे पहुंची। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था अतीक के प्रकरण में, वो उसका एक स्टेटस रिपोर्ट किया है, उसके जांच में अब तक क्या पड़ताल किया गया है, कौन लोग थे, अगर सिस्टम के भीतर का कोई था तो कौन था। इन सबों को लेके जो प्रश्न उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मन में, उसके संतुष्ट उत्तर प्रदेश के तरफ से जो वकील, सोचिए कि मुकुल रोहतगी काफी दिग्गज वकील हैं, वो स्पष्ट रिपोर्ट्स नहीं थे यहाँ। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रकरण में सवालों के दायरे में बिल्कुल फंसती हुई नजर आई। मैं बार बार बता रहा हूं कि एडवोकेट विशाल तिवारी बहुत ही विस्तृत परिप्रेक्ष्य में, यानी कि वो सभी 183 इनकाउंटर्स की गहन जांच करने की मांग कर रहे हैं, जबकि आयशा नूरी जो कि अतीक की बहन है, उनके वकील सिद्धार्थ दवे जो डिमांड कर रहे हैं वो अतीक अशरफ हत्याकांड की बिल्कुल सघन जांच की मांग कर रहे हैं, और असद एनकाउंटर्स की सघन जांच की मांग कर रहे हैं। ये दोनों पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामले को एक तरह से उसको समन्वित कर दिया है, उसको जोड़ दिया है दोनों को। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर एनकाउंटर्स के ऊपर कोई सवाल है, वहां पे कुछ गंभीर चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ गंभीर दिशा निर्देश दे सके उत्तर प्रदेश सरकार को। वो स्थितियां भी यहाँ पे बनी हुई हैं। इसलिए अगर ये चीज मैं कहूँ कि जब भी सुनवाई हो रही है अतीक और अशरफ के प्रकरण को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सहज भाव से सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों का उत्तर देने में अब तक सक्षम नहीं हुई है। इसलिए बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि आप विस्तार से जवाब दीजिए। 4 सप्ताह उनको मौका देने के बाद फिर से विस्तार से जवाब आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मन के अभी भी मूलभूत सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो सुरक्षा का मुख्य उपकरण बनना चाहिए, वो असुरक्षा का उपकरण बनता क्यों जा रहा है। धन्यवाद मित्रों।